हेलो एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में डिस्कस करें बीट का लेसन प्लान। तो आज जो हमारा लेसन प्लान है वो है एसएसटी सब्जेक्ट का, और हमारा जो टॉपिक है वो है फ्रांस की क्रांति। ये जो हमारा लेसन प्लान है ये हमारा लेसन प्लान नंबर 6। तो बीट के अंदर लेसन प्लान बनाने के लिए सबसे पहले मेरे को कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन लिखनी है। तो इसमें आपको सबसे पहले लिखना होता है लेसन प्लान नंबर। उसके बाद हमें लिखनी होती है डेट कि हम कौन सी डेट को ये लेसन प्लान बना रहे हैं। उसके बाद पीपल टीचर्स नेम, यहाँ पर आपको अपना खुद का नेम लिखना है। उसके बाद क्लास की कौन सी क्लास के लिए लेसन प्लान बना रहे हैं। उसके बाद हमें लिखना होता है सब्जेक्ट कि हम कौन से सब्जेक्ट का लेसन प्लान बना रहे हैं। उसके बाद ड्यूरेशन ऑफ द पीरियड जो मैं लिखनी है 35 मिनट। उसके बाद पीपल टीचर्स रोल नंबर, यहाँ पर आपको अपना कॉलेज का या फिर यूनिवर्सिटी का रोल नंबर लिखना है। उसके बाद एवरेज एज ऑफ द प्यूपिल्स, यहाँ पर आपको अपने क्लास के जो भी स्टूडेंट हैं उनकी एवरेज एज लिखनी है। तो अगर आप 7th क्लास का लेसन प्लान बना रहे हैं तो 7th क्लास के स्टूडेंट की एवरेज एज लिखेंगे, और आप 8th क्लास का लेसन प्लान बना रहे हैं तो 8th क्लास के स्टूडेंट की एवरेज एज लिखेंगे, और 9th क्लास का बना रहे हैं तो 9th क्लास के स्टूडेंट की एवरेज एज लिख देंगे। उसके बाद हमें लिखनी था टॉपिक कि हम कौन से टॉपिक के ऊपर लेसन प्लान बना रहे हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फ्रांस की क्रांति। अनुदेशनात्मक सामग्री। अनुदेशनात्मक सामग्री क्या होती है? एक टीचर क्लास के अंदर इंस्ट्रक्शन देने के लिए कौन कौन से मटेरियल यूज करता है वो क्या होती है? अनुदेशनात्मक सामग्री। अनुदेशनात्मक सामग्री दो तरह की होती है। फर्स्ट होती है सामान्य सामग्री जिसमें हमें लिखना होता है चौक, डस्टर और ब्लैक बोर्ड, और सेकंड होती है विशिष्ट सामग्री जिसमें हमें लिखना होता है मॉडल, चार्ट और पीपीटी। अनुदेशना जो विशिष्ट सामग्री होती है वो टॉपिक के अकॉर्डिंग होती है। अगर आप इस टॉपिक को पढ़ाने के लिए अगर मॉडल यूज़ कर रहे हैं तो मॉडल जो क्या होगी? आपकी विशिष्ट सामग्री होगी। ये विशिष्ट सामग्री क्या होती है कि आप अलग से कुछ प्रिपेयर करते हैं। उसके बाद आते हैं अनुदेशनात्मक उद्देश्य। अनुदेशनात्मक उद्देश्य भी दो तरह के होते हैं। पहला होता है सामान्य उद्देश्य। जो सामान्य उद्देश्य होता है वो हमारे सब्जेक्ट से रिलेटेड होते हैं कि उस सब्जेक्ट को पढ़ाने से जो टीचर है वो स्टूडेंट को क्या चीज़ सिखाना चाह रहा है। उस सब्जेक्ट को पढ़ने के बाद स्टूडेंट क्या चीज़ सीखेंगे, ये क्या होगा? हमारा सामान्य उद्देश्य। तो हमारा जो सब्जेक्ट है वो है सोशल साइंस। तो ये सब्जेक्ट पढ़ने के बाद स्टूडेंट क्या चीज़ सीखेंगे? तो जैसे कि फर्स्ट है बच्चों में सामाजिक चेतना का विकास करना, सेकंड है इतिहास के प्रति जागरूकता उत्पन्न करना, थर्ड है सामाजिक विज्ञान विषय की उपयोगिता समझाना। अब आते हैं विशिष्ट उद्देश्य। जो विशिष्ट उद्देश्य होते हैं वो हमारे टॉपिक से रिलेटेड होते हैं कि इस टॉपिक को पढ़ने के बाद स्टूडेंट क्या चीज़ सीखेंगे। तो हमारा जो टॉपिक है वो है फ्रांस की क्रांति। तो इस टॉपिक को पढ़ने के बाद स्टूडेंट जो भी चीज़ें सीखेंगे, उन्हें जो भी चीज़ें पता चलेंगी वो हमारे विशिष्ट उद्देश्य हो जाएंगे। तो फर्स्ट है ऐतिहासिक तथ्यों की जानकारी देना, सेकंड है अतीत में हुई घटनाओं के आधार पर परिस्थितियों को समझाना, थर्ड है छात्रों को पेरिस तथा वहाँ पर हुए संघर्ष के विषय में बताना। तो इस तरह से आपको सामान्य और विशिष्ट उद्देश्य लिखने हैं। आपको मिनिमम 3 लिखने हैं और मैक्सिमम आप 7 से 8 लिख सकते हैं। उसके बाद आता है पूर्व ज्ञान परीक्षण। कोई भी टॉपिक स्टूडेंट को करवाने से पहले हम उनका पूर्व ज्ञान परीक्षण करेंगे कि उन्हें पहले से इस टॉपिक से रिलेटेड कितना पता है। तो ये कैसे करना है? तो इसके लिए हमें स्टूडेंट से क्वेश्चंस पूछने हैं। तो यहाँ पर हम हेडिंग डाल देंगे प्रस्तावना और 2 कॉलम्स बना लेंगे। फर्स्ट कॉलम में लिखेंगे छात्र अध्यापिका कथन और सेकंड में लिखेंगे छात्र छात्रा कथन। छात्र अध्यापिका कथन के अंदर टीचर जो भी स्टूडेंट से क्वेश्चंस पूछेगा वो हमें लिखने हैं, और छात्र छात्रा कथन के अंदर स्टूडेंट उनका क्या आंसर देते हैं वो हमें लिखना है। तो जैसे कि पहले यहाँ पर टीचर क्वेश्चन पूछता है, बच्चों आपको पता फ्रांस कौन से महाद्वीप में स्थित है? तो बच्चे इसका आंसर देते हैं यूरोप। फिर सेकंड यहाँ पर टीचर क्वेश्चन पूछता है फ्रांस की राजधानी क्या है? और बच्चे इसका आंसर करते हैं पेरिस। फिर थर्ड क्वेश्चन आता है फ्रांस की क्रांति कब हुई? तो बच्चे इसका कोई रिस्पॉन्स नहीं देते हैं, मतलब उन्हें ये तो पता है कि फ्रांस कहाँ है लेकिन उन्हें ये नहीं पता है कि उसकी क्रांति कब हुई थी। तो अब जो क्या है टीचर अपने टॉपिक की अनाउंसमेंट करेगा, बच्चों को बताएगा कि कौन सा टॉपिक आज पढ़ने वाले हैं। तो आप करेंगे उपविषय की घोषणा। बच्चों आज हम फ्रांस की क्रांति के विषय में पढ़ेंगे। फिर आता है प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण अब जो हमारा टॉपिक है उसको हम डिटेल के अंदर एक्सप्लेन करना स्टार्ट करेंगे।
तो इसके लिए आपको 4 कॉलम्स बनाने हैं। फर्स्ट कॉलम में हेडिंग डालेंगे शिक्षण बिंदु, सेकंड में छात्र अध्यापिका क्रियाएं, थर्ड में छात्र छात्रा क्रियाएं और फोर्थ कॉलम में लिख देंगे शामपट्ट कार्य। तो शिक्षण बिंदु में सबसे पहले हेडिंग डाल देंगे इंट्रोडक्शन। अब जो क्या है, हम उन्हें फ्रांस की क्रांति का इंट्रोडक्शन देंगे कि किस तरह से इस क्रांति की शुरुआत हुई, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हुई, वो सब हम यहाँ पे बताएंगे। और यहाँ पर स्टूडेंट की क्या एक्टिविटी होगी, मतलब छात्र छात्रा क्रियाएं क्या होगी, लिसन केयरफुली, बच्चे इसको ध्यान से सुन रहे हैं। तो इस कॉलम में हमें वो सब एक्टिविटीज़ लिखनी है जो स्टूडेंट की क्लास के अंदर होगी। फिर जो हमारा नेक्स्ट कॉलम होता है शामपट्ट कार्य, इसके अंदर हमें हमारा ब्लैक बोर्ड वर्क लिखना है। तो ब्लैक बोर्ड के ऊपर आप जो भी हेडिंग डालेंगे, जो भी मेन पॉइंट्स लिखेंगे, वो सब आप यहाँ पर लिख देंगे। जैसे कि यहाँ पर मैंने लिख रखा है, हेडिंग डाली है फ्रांस की क्रांति, उसके बाद कुछ इस क्रांति के मेन पॉइंट्स यहाँ पर लिखे हैं। तो ब्लैक बोर्ड वर्क लिखने के लिए आपको इस तरह से एक ब्लैक कलर का चार्ट यूज़ करना है, उसको कट करके आप इस तरह से पेस्ट कर सकते हैं और उसके ऊपर आप अपना ब्लैक बोर्ड वर्क लिखेंगे। फिर इसका नेक्स्ट मेन पॉइंट आता है 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में फ्रांसीसी समाज। तब आप उन्हें बताएंगे कि 18वीं शताब्दी में फ्रांसीसी समाज किस तरह का था। और स्टूडेंट की क्या एक्टिविटी होगी, लिसन केयरफुली, कि टीचर जो भी बता रहे हैं स्टूडेंट उसको जो क्या है ध्यान से सुन रहे हैं। नेक्स्ट आती है आंशिक पुनरावृत्ति। अब जो कि आपने जो भी स्टूडेंट को अब तक बताया है, अब आप स्टूडेंट से क्वेश्चंस पूछेंगे, जिससे टीचर को पता चलता है कि स्टूडेंट को वो चीज़ समझ में आ रही है या फिर नहीं आ रही है। तो जैसे कि फर्स्ट यहाँ पर टीचर क्वेश्चन पूछता है, लुई राजगद्दी पर कब बैठा, और बच्चे आंसर करते हैं 1774। फिर सेकंड आता है, उस समय उसकी उम्र कितनी थी, बच्चे आंसर करते हैं 20 वर्ष। तो इससे टीचर को पता चलता है कि वो जो भी टॉपिक करवा रहा है वो स्टूडेंट को समझ में आ रहा है। फिर थर्ड आता है जीने का संघर्ष। अब जो क्या है, टीचर उन्हें जीने के संघर्ष के बारे में बताएगा कि उस तरह टाइम जो क्या फ्रांस की पॉपुलेशन कितनी थी, कितनी से बढ़कर कितनी हो गई थी। ठीक है, तो इसके अंदर मेन पॉइंट्स कौन से हैं जो हम ब्लैक बोर्ड के ऊपर लिखेंगे, जीने का संघर्ष, फ्रांस की जनसंख्या, क्रांति की शुरुआत, कि क्रांति की शुरुआत जो है वो कैसे हुई। अब नेक्स्ट पॉइंट है क्रांति की शुरुआत। अब आप उन्हें एक्सप्लेन करेंगे कि क्रांति की जो शुरुआत है वो किस तरह से हुई है। और स्टूडेंट की क्या एक्टिविटी होगी, लिसन केयरफुली। तो इस तरह से आप उन्हें एक्सप्लेन कर देंगे क्रांति के बारे में, बच्चे इसको ध्यान से सुन रहे हैं। अगर इसके बीच में स्टूडेंट कोई क्वेश्चंस भी पूछते हैं तो वो भी आपको छात्र छात्रा क्रिया वाले कॉलम के अंदर लिखना है। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है, फ्रांस संवैधानिक राजतंत्र कब बना। अब जो क्या टीचर इसको एक्सप्लेन करेगा कि ये कब बना था, और ब्लैक बोर्ड के ऊपर आप हेडिंग डाल देंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें, और अगर आप चैनल के ऊपर न्यू है तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। कि वैधानिक राजतंत्र के बारे में आप इस तरह से कुछ मेन पॉइंट्स लिख सकते हैं। जो कंप्लीट टॉपिक है वो सारा तो हम यहाँ पर नहीं लिख सकते हैं, लेकिन टॉपिक से रिलेटेड जो भी मेन पॉइंट्स होते हैं वो सब हम यहाँ पर लिख सकते हैं। तो इस तरह से आप उनको एक्सप्लेन कर देंगे। अब नेक्स्ट आते हैं निष्कर्षात्मक कथन। यहाँ पर जो क्या टीचर स्टूडेंट को बताता है कि आज हमने कौन सा टॉपिक पढ़ा है और उस टॉपिक के अंदर हमने कौन कौन से मेन पॉइंट्स जो पढ़े हैं वो भी यहाँ पर टीचर जो कि एक बार फिर से रिवाइज करवा सकता है। तो यहाँ पर टीचर कहता है कि बच्चों आज हमने फ्रांस की क्रांति के विषय में पढ़ा। तो इसमें पहले हमने पढ़ा कि फ्रांस की क्रांति की शुरुआत कब हुई। फिर सेकेंड मेन पॉइंट था 18वीं सदी के उत्तरार्ध में फ्रांसीसी समाज की क्या स्थिति थी। फिर आती है पुनरावृत्ति।
पुनरावृत्ति का क्या मीनिंग होता है कि यहाँ पर टीचर जो है वो स्टूडेंट से क्वेश्चन पूछता है, उसने जो भी टॉपिक आज क्लास में करवाया है। तो यहाँ पर जो क्या टीचर ये पता करने की कोशिश करता है कि उसने जो भी टॉपिक करवाया है वो स्टूडेंट को समझ में आया फिर नहीं आया है। तो टीचर क्वेश्चन पूछेगा और साथ में देखेगा कि बच्चे उसका क्या रिस्पॉन्स दे रहे हैं। अगर बच्चे उसके क्वेश्चन का सही आंसर दे रहे हैं मतलब बच्चों को वो टॉपिक समझ में आया है, और अगर बच्चे सही आंसर नहीं दे रहे हैं तो बच्चों को वो टॉपिक समझ में नहीं आया है। तो टीचर क्या करेगा, नेक्स्ट डे उन्हें फिर से ये टॉपिक रिवाइज करवाएगा। तो यहाँ पे टीचर क्वेश्चन पूछता है, आपको भी इस तरह से क्वेश्चन पूछनी है जब आप टीच करने के लिए जाते हैं, और स्टूडेंट का रिस्पॉन्स आपको देखना है कि वो सही आंसर दे रहे हैं या फिर नहीं दे रहे हैं। फिर आता है होमवर्क। अब लास्ट में आप बच्चों को होमवर्क दे देंगे जो भी टॉपिक आपने करवाया है। तो यहाँ पे हम उन्हें कोई क्वेश्चन लिखने के लिए दे सकते हैं, या फिर बच्चों को कोई एक्टिविटी करने के लिए दे सकते हैं, या खुद से कुछ लिख कर लाने के लिए दे सकते हैं इस टॉपिक के ऊपर। तो यहाँ पर जैसे कि मैंने उन्हें एक क्वेश्चन दिया है, फ्रांस की क्रांति के विषय में लिखिए, सेकंड मानचित्र पर फ्रांस की स्थिति को अंकित करें। तो इस तरह से आप उन्हें होमवर्क देंगी। और वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी है तो वीडियो को लाइक करें और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करें, और आप इसे बीएड के स्टूडेंट के साथ शेयर भी करें।